हेलो एंड वेलकम टू मिशन आईएएस। हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, नॉलेज सीरीज़, और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारी इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम जानेंगे कि ये क्या है, इंडिया में क्या फॉलो होता है, और ये इंडिया में कहाँ से लाए गए, इनका ओरिजिन क्या है, और ये किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बैकबोन कहा जाता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 3 में मेंशंस हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जो हम मान सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, वो है आर्टिकल 21। क्या है आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 21 जो है वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दैट मीन्स कि जो हमारा आर्टिकल 21 है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपका ये आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ, वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कर्टेल हो सकता है, बट कब? एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर हम इस आर्टिकल को इस तरह से पढ़ें, अगर सिर्फ ये इतना होता कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इसका मतलब है कि ये आर्टिकल एब्सोल्यूट बातें कर रहा है कि आप कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करें हैं, आप क्या करते हैं, आपने क्या किया है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आपने जो भी किया है, आपकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सेफ है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में इसके आगे भी लाइन कही गई है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि अगर कोई लॉ है और उसमें कोई प्रोसीजर मेंशन है तो उस लॉ के तहत आपकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। तो ये है आर्टिकल 21, और हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्योंकि इस फ्रेज में ये फ्रेज जो इसमें ऐड है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये इसको एब्सोल्यूट नहीं बनाता। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि हमने बोरो किया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे हम अक्सर कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है बैग्स ऑफ बोरोइंग, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर प्रोविजंस जो हैं वो हमने अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। तो ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये हमने बोरो किया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि किसी पर्सन की अगर लाइफ या फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी पे कोई बात आती है तो फिर उसके लिए कोई लॉ होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ लॉ जस्टिफाइंग इंटरफेरेंस विद द पर्सनस लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। दूसरा कि वो जो लॉ है वो वैलिड होना चाहिए। अगर वो लॉ इनवैलिड होता है तो फिर ये कंडीशन उस पर लागू नहीं होती। और तीसरा है कि जो प्रोसीजर उस लॉ में दे रखे हैं वो फॉलो हुए हैं या नहीं। द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ शुड हैव बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो जो ये 3 स्टेप्स हैं, 3 कंडीशंस हैं, ये देखे जाएंगे जब भी किसी पर्सन की लाइफ या उसकी लिबर्टी पे कोई बात आएगी। और फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस ने आपको अरेस्ट करने के बाद आपको रीज़न नहीं बताया आपके अरेस्ट होने का, तो कोर्ट के सामने जब आप पहुंचेंगे तो कोर्ट में आप कहेंगे कि आपको आपके डिटेंशन का वैलिड रीज़न नहीं दिया गया, किस लॉ के अंडर आपको अरेस्ट किया गया है और पुलिस ने आपको किस बिना पे पकड़ा है। तो जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से पूछेगी कि बताइए कि किस लॉ के अंडर आपने इन्हें अरेस्ट किया है। अगर एग्जीक्यूटिव अगर पुलिस आपके अरेस्ट होने का वैलिड लॉ प्रेजेंट करती है जुडिशरी के सामने, और अगर वो लॉ वैलिड है और अगर उस लॉ में दिए गए प्रोसीजर स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, तो फिर आपकी डिटेंशन कंटिन्यू की जाएगी और आपको रिहा नहीं किया जाएगा। बट जो कोर्ट है वो इन 3 कंडीशंस के अलावा किसी भी दूसरी कंडीशन पे नहीं जाएगी। जो कंडीशन है वो ये है कि अगर कोर्ट ये देख लेती है कि लॉ है, वो लॉ वैलिड है और उसमें जो प्रोसीजर दे रखे हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो हुए हैं,
तो फिर आपकी डिटेंशन पे जो कोर्ट है वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता. If the three conditions are satisfied, the court will not go behind the intention of the legislature and uphold the deprivation of life or liberty of an individual. No matter कि वो लॉ रीजनेबल है या जस्ट है या अनजस्ट है, जुडिशरी को उससे कोई मतलब नहीं है. जुडिशरी को सिर्फ 3 स्टेप्स देखने हैं. पहला स्टेप कि इज देयर एनी लॉ, क्या वो लॉ वैलिड है. अगर वैलिड है तो जो उसने प्रोसीजर दे रखे हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो हुए हैं या नहीं. दैट्स इट. जुडिशरी उस लॉ के पीछे क्या इंटेंशन है लेजिस्लेचर का, उसको बनाने के पीछे क्या उनकी मंशा रही है, इससे जुडिशरी को कोई लेना देना नहीं है. और आपकी डिटेंशन कंटिन्यू रहेगी. और ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो लॉ है वो आपको सिर्फ प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव अलोन, बट आपको प्रोटेक्ट नहीं करता आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर. तो ये इसके अंदर एक खामी है कि आपको ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है इसके अंदर आप जो है वो एग्जीक्यूटिव की अगर कोई गलती है, अगर एग्जीक्यूटिव ने आपको अरेस्ट किया और वो लॉ वैलिड ही नहीं निकला या फिर लॉ वैलिड है उसके अंदर जो प्रोसीजर दे रखे हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुए, तो जो जुडिशरी है वो आपको बचा लेगी, आपको रिहा कर दिया जाएगा. लेकिन अगर ये तीनों स्टेप्स फॉलो होते हैं, ये तीनों स्टेप्स अगर फॉलो होते हैं तो जुडिशरी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, आपका डिटेंशन कंटिन्यू रहेगा और आप बुक किए जाएंगे अंडर दैट लॉ. बट when it comes to the American Constitution, they follow the due process of law. अमेरिका में ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो अमेरिकन लॉ में ऐड हुआ बाय द 5th and 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. वहाँ पर जो जुडिशरी है वो एक चौथा स्टेप भी देखती है. 3 स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ कि इज देयर एनी लॉ, क्या वो लॉ कोई ऐसा कोई लॉ है जो आपके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को इंटरफेयर करता हो, रिस्ट्रिक्ट करता हो, क्या वो लॉ वैलिड है. और तीसरा, क्या जो उसमें प्रोसीजर दिए हुए हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो हुए हैं या नहीं. बट अमेरिका में वहाँ की जुडिशरी एक चौथा स्टेप भी देखती है. वो चौथा स्टेप है इज दैट लॉ फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट. जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है, वो लॉ फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए. द कोर्ट विल एग्जामिन अ लॉ टू असर्टेन इफ इट इज अ जस्ट लॉ. क्या वो लॉ जस्ट है, रीजनेबल है, फेयर है. ये 3 कंडीशंस एक लेजिस्लेचर को ध्यान में रखनी चाहिए जब वो लॉ बना रहा हो. और इस चौथे स्टेप को अगर हम फॉलो नहीं हो करते वहाँ पे, अगर अमेरिका में ये चौथा स्टेप फॉलो नहीं होता तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने को नहीं मिलता. इस प्रोसेस के अंदर जुडिशरी ना हमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्री एक्शन से बचाती है, जबकि वो इंश्योर करती है कि लेजिस्लेचर भी ऐसा कोई लॉ ना बनाए जो फेयर ना हो, रीजनेबल ना हो, जस्ट ना हो. ओके, तो ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ.